नमस्कार साथियों, मैं हूं वीरेंद्र और आप देख रहे हैं सैनिटेशन टॉक्स। आज हम चर्चा करेंगे कोविड के दौरान स्वच्छाग्रहियों की भूमिका पे। तो आइए शुरू करते हैं। कोविड का दूसरा दौर पहले की तुलना में ज़्यादा खतरनाक है। हम सब अपने स्तर पर इससे निपटने के प्रयास कर रहे हैं। जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भी राज्यों को एडवाइजरी जारी की गई है, जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छाग्रहियों की भूमिका सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। जन जागरूकता गतिविधियों में इनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। हम हमारे रोल को समझें, समुदाय अपनी भूमिका को समझे, तभी हम इस कोविड महामारी से पार पा सकते हैं। इसके लिए यह ज़रूरी है कि हमारे स्वच्छाग्रही सुरक्षा उपकरणों से लैस हों। उनके पास गूगल्स हो, गमबूट्स हो, एप्रन हो, सैनिटाइज़र हो, दस्ताने पहने और मास्क लगाएं और अपनी जागरूकता की गतिविधियों को अंजाम दें। ग्राम पंचायतों में स्वच्छाग्रही के कार्य। स्वच्छाग्रही 8 तरह के कार्यों को संपादित करेंगे, जिसमें पहला है लॉकडाउन के नियमों की पालना करना, दूसरा है कोविड टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करना एवं स्वयं टीकाकरण करवाना, समुदाय को कोविड की महामारी की जानकारी देना, चौथा है संक्रमित रोगी की पहचान होने पर सूचित करना, पांचवा है व्यक्तिगत आदतों में बदलाव की जानकारी देना, छठा है समुदाय के स्तर पर आदतों में परिवर्तन की जानकारी देना, सातवां है शौचालय उपयोग संबंधी व्यवहार में बदलाव की जानकारी देना, आठवां है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में जानकारी देना और नौवां है ग्राम पंचायत के संपर्क में रहते हुए कार्य करना। लॉकडाउन के नियमों की पालना सुनिश्चित करवाना। लॉकडाउन के दिशा निर्देशों की पालना अति आवश्यक है ताकि ग्रामीण अनावश्यक रूप से चहलकदमी ना करें, जिससे कोरोना के संक्रमण की संभावना ज़्यादा होगी। इसलिए जरूरी है कि स्वच्छाग्रही घर घर जाकर ग्रामीणों को जागरूक करें। प्रशासन द्वारा दिए गए छूट की सेवाओं का वो लाभ लें और आवश्यक कार्य होने की दिशा में वो घर से बाहर निकलें। आपात स्थिति में यदि वो ग्राम पंचायत से बाहर जाते हैं तो यह जरूरी होगा कि वो अपने साथ अपनी पहचान पत्र भी लेके निकलें। ग्राम पंचायतों से बाहर जाने की स्थिति में वो इसकी सूचना ग्राम विकास अधिकारी, सरपंच या वार्ड पंच को भी दें। कस्बे में डॉक्टरी सहायता की बाधा उत्पन्न होने की दशा में वो स्थानीय पंचायती राज जनप्रतिनिधि, विधायक, विकास अधिकारी और क्षेत्र में काम करने वाले संस्थाओं के प्रतिनिधि की भी सहायता ले सकते हैं। बेझिझक वो सबकी सहायता लें और अपने कार्य को पूरा करें। कोविड टीकाकरण के लिए प्रोत्साहन एवं टीकाकरण करवाना। स्वच्छाग्रही सर्वप्रथम अपना टीकाकरण करवाएगा ताकि वो खुद भी इस महामारी से बचे, साथ ही समुदाय को इस महामारी से बचने के लिए प्रेरित भी करेगा। कोविड टीकाकरण के फायदे समुदाय को बताना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि कोविड के बारे में अनेक मिथ्या धारणाएं समाज के बीच में फैली हुई है, जिसका निवारण करना अति आवश्यक है ताकि ग्रामीणों के मन में टीका के प्रति अनुकूल भावना उत्पन्न हो और टीकाकरण के फायदों को जानकर वो अपना टीकाकरण करवा सकें। टीकाकरण कराने के लिए आवश्यक है कि सबसे पहले इसका रजिस्ट्रेशन कोविन ऐप या आरोग्य सेतु ऐप पे करवाया जाए। टीकाकरण के रजिस्ट्रेशन में यदि ग्रामीणों को दिक्कत आ रही हो तो स्वच्छाग्रही ऐप के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करने में सहयोगी बनेंगे। टीकाकरण के रजिस्ट्रेशन में वो मदद करेंगे और नियत तिथि पे जिस दिन टीकाकरण होना है उन ग्रामीणों को लेकर टीकाकरण केंद्र पर जाएंगे और उनका टीकाकरण करवाने में भी सहयोग करेंगे। ध्यान रहे कोई छूटे ना, अगर कोई व्यक्ति छूट जाएगा तो टीकाकरण के लाभ से हम वंचित रह जाएंगे। स्वच्छाग्रही का तीसरा कार्य समुदाय को कोविड महामारी की जानकारी देना है। यह बीमारी पहले की तुलना में ज़्यादा संक्रामक है, इसके बारे में वो बताएंगे। इस बार ग्रामीण क्षेत्रों में इसका फैलाव काफ़ी अधिक हुआ है। युवा भी अब इसके चपेट में आ रहे हैं, जबकि यह आबादी पहले बची हुई थी। अब तक लाखों व्यक्तियों की मौत हो चुकी है। मरीजों के बढ़ने के कारण अस्पतालों पर अत्यधिक दबाव है। अस्पतालों में सीटों की अनुपलब्धता हो गई है। सतर्कता और सुरक्षित के उपाय से ही हम इससे पार पा सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम लापरवाही करने से बचें। आपकी लापरवाही से परिवार, गांव और ग्राम पंचायत प्रभावित हो सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि आप घर में रहें और सुरक्षित रहें। स्वच्छाग्रही ग्रामीणों को कोविड के लक्षणों के बारे में भी बताएंगे। लक्षण में मुख्य हैं 99 डिग्री या इससे अधिक बुखार का आना, खांसी एवं गले में खराश का होना, सूंघने की क्षमता में कमी होना, खाने में स्वाद का न आना, बुखार के साथ पीठ में दर्द का होना, पेट दर्द और दस्त का होना, असहज और घबराहट महसूस करना, थकान का होना, हृदय की धड़कन का बढ़ना। यदि ऐसे लक्षणों में से कोई एक लक्षण या एक से अधिक लक्षण किसी ग्रामीण में नज़र आते हैं तो यह जरूरी है कि हम पास के स्वास्थ्य कार्यकर्ता, डॉक्टर, एएनएम के पास जाएं और उससे अपनी शंकाओं का निवारण करवाएं और
आवश्यकता पड़ने पे हम स्वास्थ्य केंद्र में जाकर के इसकी गहराई से जांच भी करवाएं। स्वच्छाग्रही संक्रमित रोगी की पहचान होने की स्थिति में स्थानीय प्रशासन एवं संबंधित व्यक्ति व अधिकारी को सूचित भी करेंगे। वे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एएनएम आशा को इसकी सूचना देंगे, वार्ड पंच को बताएंगे, सरपंच को सूचित करेंगे, ग्राम विकास अधिकारी, तहसीलदार एवं विकास अधिकारी को भी इसकी सूचना दे सकते हैं। इन सब के नंबर उनके पास होना चाहिए और जब भी आवश्यकता हो उसके अनुसार ये सूचना उन तक पहुंचाई जानी चाहिए। स्वच्छाग्रहियों को स्थानीय क्वारंटाइन सेंटर एवं उपलब्ध कराए जाने वाले मेडिकल किट के बारे में भी विस्तार से जानकारी होनी ही चाहिए, ताकि आवश्यकता पड़ने पर संबंधित को इसकी जानकारी दी जा सके और मदद पहुंचाई जा सके। स्वच्छाग्रही के 5वें कार्य में है व्यक्तिगत आदतों में बदलाव लाना। इसके अंतर्गत अगर हम पहले बात करेंगे तो वो होगा मास्क का उपयोग करना। ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोग हमेशा मास्क का प्रयोग करेंगे। अक्सर ये देखने में आया है मास्क नाक के नीचे लटकते रहती है या फिर वो गर्दन के नीचे लटका लेते हैं, तो इससे अपने को बचने की जरूरत है। मास्क प्रॉपर तरीके से पहनेंगे, नाक ढका रहेगा, नाकों के पास से कोई भी खुला स्पेस नहीं रहेगा ताकि हवा अंदर प्रवेश नहीं कर सके। और आज का दौर अति गंभीर दौर है, तो चिकित्सा विशेषज्ञ हमें दोहरे मास्क लगाने की सलाह दे रहे हैं। तो जब भी स्थिति ऐसी लगे कि गंभीर है तो हमें हमेशा दोहरा मास्क का प्रयोग करना है। घर में भी कोशिश करें कि हम मास्क को काम में लें। दूसरी जो व्यक्तिगत स्तर पे आदतों में बदलाव लाने की बात है वो है 2 मीटर की दूरी से संवाद करना। इसके अंतर्गत हमारे स्वच्छाग्रही ग्रामीणों को यह बात बताएंगे कि जब भी वो अड़ोस पड़ोस के साथियों से भी संवाद करें तो ये फासला जरूर बना के रखें, 2 मीटर की दूरी से ही बात करें। यह जरूरी है ताकि बीमारी के संक्रमण फैलने का खतरा कम से कम हो सके। घर के अंदर भी अगर हम अपने परिवार के साथ जहाँ रह रहे हैं वहाँ भी हमारे लिए ज़रूरी होगा कि बहुत ही नज़दीक में हम बैठ करके कोई भी गतिविधियां न करें, थोड़ा फासला जरूर रखें। तीसरी बात के अंतर्गत घर के सारे सदस्यों के लिए यह जरूरी होगा कि वे अपना जूता घर के बाहर ही खोलें। अगर वो घर से बाहर जाते हैं और वापस लौट के आते हैं तो कई बार जूते सहित कमरे में प्रवेश कर जाते हैं या कमरे के अंदर आकर जूता खोलते हैं। इससे अपने को बचने की जरूरत है। जूता बाहर चौबारे में ही खोलें और परिवार के अन्य सदस्यों को भी इसके लिए प्रेरित करें। तो स्वच्छाग्रही ये बात भी हमारे ग्रामीणों को जागरूकता करने के समय में समझाएंगे। घर में साबुन से बार बार हाथ धोएं। स्वच्छ भारत मिशन के कार्यक्रमों में शुरुआत से ही यह बात बड़ी गंभीरता से बताई जाती रही है कि ग्रामीणों को बार बार साबुन से हाथ धोना है। शौच के बाद और खाने से पहले साबुन से हाथ धोना तो आवश्यक है ही है। इसके अलावा कई बार वो चेहरा छूते हैं, नाक या आंखों तक हाथ जा रहा है, तो उससे बचने के लिए भी बार बार हमें साबुन से हाथ धोते रहना है। अगर हमने घर के दरवाजे, खिड़कियों या किसी अन्य चीज का स्पर्श किया है तो उसके तुरंत बाद हाथ धो लेंगे तो संक्रमण का खतरा कम रहेगा। और परिवार के अन्य सदस्यों को भी हम इसके लिए प्रेरित करें और परिवार के बाकी सदस्यों के साथ बैठ करके एक निगरानी टीम भी हम बना सकते हैं कि घर में कोई भी सदस्य बिना हाथ धोए अगर कोई गतिविधि करता है तो दूसरा सदस्य उसको रोके। तो एक अच्छी परंपरा घर में विकसित होगी और सारे के सारे सदस्य साबुन से हाथ धोने की प्रक्रिया अपनाने लगेंगे। हाथ धुलाई के क्रम में एक बात और मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ कि हाथों को धुलाई के 8 चरणों को बिल्कुल ध्यान में रखने की ज़रूरत है, जिसमें यह कि हम हथेलियों को पानी से गीला करें पहले, फिर उसमें साबुन लें, हथेलियों को आपस में रगड़कर झाग बनाएं। झाग बनाने के उपरांत अंगुलियों में अंगुलियों को फंसाकर रगड़ें। उसके बाद दोनों अंगूठों को रगड़ें, फिर हथेली की कलाइयों को रगड़ें, फिर साबुन से झाग युक्त पानी को धो लें और धुली हुई हथेलियों को 20 सेकंड तक खुली हवा में रखें। हमें तौलिया से हाथ बिल्कुल नहीं पोंछना है। अगर हम ऐसा करेंगे तो तौलिया में अगर वायरस या विषाणु का संक्रमण है तो वो हमारे हाथों के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश कर सकता है। तो इससे हमें बचने की ज़रूरत होगी। जो 5वें नंबर की बात है जो व्यक्तिगत स्तर पर बताई जानी है वो ये है कि घर से बाहर सैनिटाइजर से हाथ साफ करते रहें। जब भी हम घर से बाहर निकलें अपने पास सैनिटाइजर की एक शीशी होनी चाहिए और समय समय पे अगर कोई वस्तु ची रहे हैं कि हम छू रहे हैं या कोई सामग्री अपने हाथों में किसी से ले रहे हैं या दे रहे हैं तो सैनिटाइजर से अपने हाथों को साफ करते रहें। ऐसा नहीं है केवल एक बूंद हाथों में लिया, रगड़ लिया, हाथ साफ हो गए। सैनिटाइजर की 2-3 बूंदें अपने हाथों पे होनी चाहिए, हथेलियों और पोरों पे अच्छा से रगड़ें कलाई तक, ताकि सैनिटाइजर के सारे
लिक्विड जेल हैं जो आपके हाथों पे विस्तार करके सभी अंगों तक फैल सके और हाथों पे अपना प्रभाव छोड़ सके। छठी बात होगी जो व्यक्तिगत स्तर पे समझानी है ग्रामीणों को कि वो खांसते और छींकते समय रुमाल से अपने नाक को ढक लें। कई बार रुमाल नहीं होता है, ऐसी स्थिति में हमें अपने कोहनी को नाक के ऊपर लेकर के छींकना खांसना है। अगर सामने कोई व्यक्ति है तो थोड़ा फासला बना के छींकना है, उसकी तरफ मुंह नहीं रखना है, ताकि आपके छींकने के दरमियान जो स्मॉल ड्रॉपलेट्स छोटे जल बिंदु निकल रहे हैं आपके छींक के माध्यम से, वो सामने वाले व्यक्ति के नाकों या मुंह के मार्फत शरीर में प्रवेश न करें। अगर टिश्यू पेपर है तो टिश्यू पेपर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता होगी। सातवीं बात जो है समझाने वाली वो ये है कि भोजन से पहले एवं शौच के बाद जरूर साबुन से हाथ धोएं। साबुन से हमें हाथ धोना है। ये 2 क्रिटिकल टाइम तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये दोनों समय है जब संक्रमण फैलने का सर्वाधिक खतरा रहता है। तो इन दोनों समय में विशेष रूप से हमें साबुन से हाथ धोना है और परिवार के सदस्यों को भी ये सुनिश्चित करवाना है कि वो भी इस 2 क्रिटिकल समय में साबुन से हाथ धोएं। विशेष करके महिलाएं जब वो खाना बना रही हों या सब्जी काट रही हों या बच्चे को खाना खिला रही हों या फिर बच्चे का मल साफ करने के बाद इन क्रिटिकल समय में भी वो साबुन से हाथ धोएं, ताकि वो संक्रमण से बचें और परिवार भी संक्रमण से बच जाए। यदि आपका सामना किसी संदिग्ध रोगी या व्यक्ति से होता है जिसके बारे में आपको ऐसा लग रहा है कि ये संक्रमित है या संक्रमण से ग्रसित होने के कगार पे है, वैसी स्थिति में बात भी करना ज़रूरी है। अगर ऐसी स्थिति में हो तो फासले से हम बात करेंगे और घर आने के बाद में हम स्नान करें, सारे वस्त्रों को धो लें। 9वीं बात है, संक्रमण यदि आपको हो गया है, डॉक्टर ने स्वस्थ कर दिया है या हेल्थ वर्कर या जांच की रिपोर्ट आने के बाद में आपको पता चलता है कि आप संक्रमित हो गए हैं, तो 14 दिनों तक आप एकांतवास करें। क्वारंटाइन सेंटर अपने घर में ही बना लें, एक कक्ष जिसमें केवल आपका प्रवेश हो, आपकी निवास की व्यवस्था उसके अंतर्गत हो सकती है। ये करें। खाने और पीने के बर्तन भी हम अलग रख सकते हैं, ये ध्यान में रखना है। उस कमरे में कोई दूसरा व्यक्ति प्रवेश ना करे। बच्चों को भी इन 14 दिनों तक उस कमरे में प्रवेश करने की अनुमति न दें। एकांतवास के दौरान ये भी ध्यान रखें कि आपका तौलिया, आपके बेडशीट, आपके कपड़े बिल्कुल अलग हों। अगर उनको धुलाई भी उनकी की जानी है तो अलग से ही उन कपड़ों को धुला जाए। आपके भोजन की प्लेट, पानी की ग्लास भी अलग से हो, आप उसका उपयोग करें। अच्छा होगा आप खाने के बाद में उसको खुद ही साफ कर लें, ताकि ये बर्तन ऐसा ना हो कि घर के अन्य सदस्यों वाले बर्तनों के साथ में मिल जाए और उनको भी एक साथ धो करके संक्रमण फैलाने के लिए छोड़ दिया जाए। तो बिल्कुल इसको अलग रखना है और अलग तरीके से इस पे हमें काम करने की ज़रूरत होगी। एकांतवास के दौरान ये भी ज़रूरी है कि आपका शौचालय अलग हो। अच्छा होगा कि आप जिस कमरे में एकांतवास या क्वारंटाइन सेंटर के रूप में काम में ले रहे हैं, उसमें शौचालय की व्यवस्था हो, ताकि आपके उपयोग के बाद कोई अन्य सदस्य उस शौचालय का उपयोग न करे। क्योंकि जो आज के दौर की शोध में ये बात भी प्रमाणित हुई है कि कोविड से पीड़ित व्यक्ति के मल के मार्फत भी कोविड का संक्रमण फैल सकता है। तो इसके लिए हमें एहतियात बरतनी है। शौच के बाद में हम अगर वेस्टर्न पेन का इस्तेमाल करते हैं तो ढक्कन ढकने के पश्चात ही फ्लश का इस्तेमाल करेंगे, ताकि पानी के ड्रॉपलेट्स निकल के बाहर नहीं बने। पानी की जल बूंद अगर बाहर फैलती है तो उससे भी खतरा हो सकता है, अगर एक से अधिक लोग उस शौचालय का उपयोग कर रहे हैं तो। यदि ऐसी स्थिति नहीं है कि अपने घर में अलग से शौचालय की व्यवस्था है, तो इस बात को सुनिश्चित करें कि जो संक्रमित व्यक्ति है अगर वो शौचालय को उपयोग में लेता है तो उसके पश्चात तुरंत अच्छी से उस टॉयलेट की सफाई की जाए। उसके बाद ही परिवार के दूसरे सदस्य शौचालय को उपयोग में लें। 12वीं बात जो ध्यान देने योग्य है और जो ग्रामीणों को बताई जानी चाहिए कि अंगूठी, कड़ा, कलाई, घड़ी आदि चीज़ें भी पहनते हैं हम, तो इसके भी जोड़ों में इसमें छुपने की जगह हो सकती है जहाँ वायरस छुपे हो सकते हैं। तो इसको भी एक बार अवॉइड करें। अगर आप बाहर जाते हैं तो ऐसे चीज़ों को बिल्कुल ना पहन के जाएं, वरना इसको भी अच्छे से क्लीनिंग करने की संभावना रहेगी। इसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे जगह उसमें हो सकते हैं जिसमें वायरस के छुपने की जगह हो सकती है, जिसकी सफाई संभव नहीं है। तो एक बार ऐसी चीज़ों से हम दूर रहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। सैलून या ब्यूटी पार्लर बिल्कुल जाने से बचें। ऐसी स्थिति में एक ही कुर्सी पे कई सारे लोग बैठ करके अपनी हजामत बनवाते हैं, सेविंग्स करवाते हैं, और उसी पे आप भी बैठ के करवाएंगे तो कोविड के फैलने का खतरा हो सकता है।
बेहतर होगा जो आपका नाई है उसको अपने घर में बुलवा लें। आप अपनी तौलिया, अपनी कंघी और कैंची का उपयोग कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। परिवार में बच्चों और बुजुर्गों पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। ये वो वर्ग है जो बीमारियों के चपेट में कभी भी आ सकता है। बच्चों में वैसे भी प्रतिरोधक क्षमता की कमी होती है जिससे वो बीमारी के चपेट में आ सकते हैं, और बुजुर्ग की भी प्रतिरोधक क्षमता उत्तरोत्तर कमज़ोर हो जाती है। तो बुजुर्गों के लिए ये हिदायत है कि वो मास्क का उपयोग करें, फासले से रहें। छोटे बच्चों को गोद में कंधे में ना लें, बल्कि एक बार तो फासले से ही उनसे मिलें और दूर रखें, क्योंकि बहुत छोटे बच्चे हैं तो वो मास्क भी नहीं लगा सकते। इसलिए बच्चों को इतने करीब लाने की ज़रूरत नहीं है, फासला बना के ही रखें। कोविड का जो दूसरा दौर है वो बहुत ही जानलेवा है इस बार। युवा भी इसके चपेट में आ रहे हैं। तो युवाओं के लिए भी बहुत आवश्यक है कि कोविड प्रोटोकॉल से संबंधित जितने भी हैं, चाहे हाथों को सैनिटाइज करना, मास्क पहनना, 2 गज के फासले की दूरी रखना और भी तमाम बातें हैं, उसकी वो गहराई से पालना सुनिश्चित करें। हमें सार्वजनिक स्थलों में बिल्कुल थूकने से भी बचना है। घर में भी हम कोशिश करें कि अगर थूकने की स्थिति बनती है तो ऐसे नालियों में थूकें। पहले तो नाली अगर है तो उसको पानी से बहा दें, और अगर बाहर भी कहीं थूकना है तो किसी ऐसे जगह पे जाके थूके जहाँ पे परिवार के दूसरे सदस्य उसके संपर्क में आने से बचें। ऐसे सार्वजनिक स्थलों पे न थूके जहाँ पे बच्चे खेलते हो, जहाँ पे उनके आने जाने का रास्ता हो, न किसी माध्यम से थूकों के चक्कर में आकर के वो इससे प्रभावित न हो। हम अगर किसी से मिलते हैं या किसी से अलविदा कहते हैं तो ज़रूर हम उससे हाथ मिलाते हैं। ये तो एक परंपरा है भारत की। लेकिन इस परंपरा को छोड़ते हुए हम प्राचीन परंपराओं के एक बार फिर से लौटें और हाथ मिलाने के पहले हम उनको दूर से नमस्ते कहें, प्रणाम कहें, ताकि हाथ से हाथ का संपर्क भी नहीं होगा और संक्रमण का जो सबसे ज़्यादा वाहक हमारा हाथ है, तो उसके मार्फत फैलने वाले बैक्टीरिया, वायरस आपके पास नहीं आएंगे। स्वच्छाग्रही की जो छठी कार्य है उसमें है समुदाय के स्तर पर आदतों में बदलाव लाने की बात करना। समुदाय के संपर्क में आ रहे हैं तो आपको मास्क का उपयोग करना है। चाहे आप बस में सफ़र करने जा रहे हो तो मास्क लगाएं, फासले से गाड़ी में चढ़ें, भीड़ ना करें। सब्जी लेने जा रहे हैं वहाँ पे भी कई सारे लोग साथ साथ होते हैं तो थोड़ी हम प्रतीक्षा कर लें, उसके बाद में सब्जी वाले के पास से भीड़ छट जाए उसके बाद ही हम सब्जियां खरीदें। या किराने की दुकान से जा कर के हम कुछ ज़रूरत की चीज़ें लाने वाले हैं, वहाँ भी कई बार भीड़ लगी रहती हो, हम भी उस भीड़ के हिस्से बन जाते हैं। तो हमें इस भीड़ से बचने की ज़रूरत है और बारी के आने का प्रतीक्षा करें। जब दुकान से भीड़ हट जाए उसके बाद ही आप अपनी खरीदारी सुनिश्चित करें। इससे आप भी फायदे में रहेंगे और दुकानदार भी फायदे में रहेगा, दोनों के ये हित की बात है। कम से कम 2 मीटर के फासले से संवाद करें। भीड़ में कई बार अति आवश्यक कार्यों से समारोह में भी जाने की स्थिति अगर बनती है कभी आपकी, तो बिल्कुल भी सट के हम बात न करें। आत्मीयता दिखाने की घड़ियां आने वाले दिनों में काफ़ी सारी आपके बीच में आने वाली हैं। अभी हम दूर से ही बातचीत करें, 2 मीटर के फासले का बिल्कुल भी ध्यान में रखें। दूसरों के घर जा रहे हैं तो ये ज़रूरी है कि जूते हम घर से बाहर खोलें। जूतों से संक्रमण फैलने का खतरा उनके घर में भी हो सकता है, और या आप वहाँ से लौट के आते हैं तो आप अपने घर में भी संक्रमण लेके आ सकते हैं। तो अपने घर के बाहर ही जूते रखें, दूसरे के घर जाएं तो भी जूते बाहर ही खोलें। कोशिश ये करें कि जहाँ पे 2-4-10 लोगों की भीड़ हो, जहाँ 2-4-10 से ज़्यादा लोग एकत्रित हुए हों, तो अपने जूते को आप अलग ही खोलें, ताकि जूता तमाम जूतों की भीड़ का हिस्सा न बने। तो थोड़ा सा फासला से जूता रहेगा तो संक्रमण की भी कम संभावना बनेगी। बार बार साबुन से हाथ धोएं। जब सामुदायिक गतिविधियों में हम शामिल होते हैं तो चाहे वो भोजन करने की बात हो, चाहे और भी किसी भी गतिविधियों में अपनी भूमिका निभाने की बात हो, तो हाथों का स्पर्श बहुत सारे जगहों पर हो सकता है। जब भी आपको ऐसा आभास होता है कि आपने दरवाज़ा छू लिया या गेटों की हैंडल छू ली या लाइट ऑन करने के क्रम में आपने स्विच को छुआ है, या टॉयलेट्स में गए हैं जहाँ कई सारे लोग एक साथ टॉयलेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके हैंडल को आपने छुआ है, तो उसके बाद में बिल्कुल साबुन से हाथ धोना ज़रूरी है। अगर साबुन नहीं है वहाँ पे उपलब्ध है तो अपने जेब से सैनिटाइजर की शीशी निकालें, अपने हाथों को अच्छी तरीके से सैनिटाइज करें। घर से बाहर होने पर भी सैनिटाइजर से हाथ साफ करते रहें। ये अपने पास होना चाहिए जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं। हाथों में सैनिटाइजर को लेना है, उंगलियों की पोरों में और हथेली में अच्छा से इसको रब करना है, अंगूठों में भी लगाना है। अब इसके 30 सेकंड तक रब करना है जब तक कि ये सैनिटाइजर की लिक्विड्स या सैनिटाइजर की जो गीली जेल है आपके हाथों में सूख नहीं जाती है।
इसको अच्छे तरीके से लगाएंगे। ऐसा नहीं है केवल हमने 1-2 बूंद टपका लिया फिर ऐसे रगड़ लिया, काम खत्म हो गया। हाथों में अच्छे तरीके से लगाएंगे, हथेलियाँ, अंगुलियों के पोर और नाखूनों में अच्छे तरीके से ये रब करके मिलाएं, ताकि जो संक्रमण हुआ है उसके वायरस या बैक्टीरिया हाथों में नष्ट हो जाएं। अगर हमें पता है कोई व्यक्ति संक्रमित है और वो बिना मास्क के घूम रहा है, या ऐसे भी कोई व्यक्ति संक्रमित नहीं है और बिना मास्क के है, तो भी हमें उससे बचने की ज़रूरत है। फासले से मिलना है, डिस्टेंस को बिल्कुल ध्यान में रखना है, 2 मीटर के फासले से ही मिलें, अन्यथा संक्रमण का खतरा हो सकता है। ये बात भी हमें बतानी और समझानी है। यदि हम बाजार, मेले या प्रीतिभोज का हिस्सा बनते हैं तो सबसे पहले तो इस कोविड के दरमियान में ज़रूरी है कि हम ऐसी भीड़ का हिस्सा न बने। अपने को कोशिश करना है कि जाने की स्थिति न बने। अगर बहुत ही ज़रूरी है, अगर हमें जाना पड़ता ही है, तो भी मास्किंग, सैनिटाइजर का उपयोग और फासला 2 मीटर का इसको अपने को रखना है साथ में बना के, ताकि आप संक्रमित होने से बचें और आपका परिवार भी संक्रमित ना हो। जहाँ तक संभव हो हम सार्वजनिक शौचालय का उपयोग न करें, क्योंकि सार्वजनिक शौचालय एक ऐसा स्थान है जहाँ पे एक से अधिक व्यक्ति किसी शौचालय को काम में लेते हैं और स्वच्छता का बहुत विशेष ध्यान सार्वजनिक शौचालय में रखना संभव भी नहीं है। अगर आपसे पहले किसी संक्रमित व्यक्ति ने शौचालय का इस्तेमाल किया है और उचित तरीके से शौचालय की साफ सफाई नहीं की गई है, तो आपके लिए भी ये संभावना बनती है कि आप संक्रमित हो जाएं। तो इसलिए कोशिश करें अधिक से अधिक कि आप सार्वजनिक शौचालय का अभी इस्तेमाल न करें। कोविड के दरमियान आपको इससे बचने की ज़रूरत है। सार्वजनिक स्थलों, नालियों, शौचालयों की नियमित साफ सफाई करें। क्योंकि हम गांव में रहते हैं, तो गांव में जो आपके घर के बाहर की नाली है वो पूरे गांव की नाली है और तमाम लोगों का गंदा पानी और तमाम चीज़ें उसमें से बह के आगे जाती है और किसी खास स्थान में जाके उसका निस्तारण होता है। ऐसी स्थिति में चूंकि अभी साफ सफाई की माकूल व्यवस्था सही तरीके से नहीं हो पा रही होगी, तो अगर जितने भी ग्रामीण हैं अपने अपने घर के सामने के सार्वजनिक नालियों की सफाई वो खुद कर लें, तो गांव का नलियां अपने आप साफ हो जाएंगी और गंदगी नहीं रहेगी। आसपास घर के भी आपके गंदगी कोई है, जैसे कुछ झाड़ियां उगाई हो या फिर कचरा पड़ा हो, तो बिल्कुल आगे आकर के इसको साफ सफाई करनी है। सब मिल के करें, अपने अपने घर के सामने सारे लोग यदि सफाई करेंगे तो कोविड प्रोटोकॉल की पालना भी हो जाएगी और पूरा गांव साफ हो जाएगा। स्वच्छाग्रही के 7वें कार्य में है शौचालय उपयोग संबंधी व्यवहार में बदलाव लाने की बात बताना। शौचालय की साफ सफाई करें, ये तो सुनिश्चित है ही, ग्रामीण करते रहे हैं, जिनके घरों में शौचालय है वो काम में ले रहे हैं। उपयोग के बाद दरवाजा बंद रखेंगे। प्रति व्यक्ति उपयोग के बाद में अच्छे से पानी डाल करके फ्लशिंग करेंगे टॉयलेट्स का। वेस्टर्न टॉयलेट्स अगर आपके घरों में है तो उसका ढक्कन हम बंद रखेंगे और बंद ढक्कन रखते हुए ही हम फ्लश चलाएंगे, ताकि टॉयलेट्स के जो ड्रॉपलेट्स हैं, वो जलबूंद है, वो पानी टॉयलेट्स के बाहर ना गिरे, ताकि उसके संपर्क में कोई व्यक्ति आके संक्रमित ना हो। उपयोग के बाद हर बार फ्लश करेंगे और सैनिटरी फिटिंग्स की दिशा की अगर कुछ ऐसा होती है तो हम उसकी मरम्मत तत्काल करवाएंगे। स्वच्छाग्रही का 8वां कार्य है मुख्यमंत्री चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा योजना की जानकारी देना। यह राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में यह योजना काफ़ी प्रासंगिक है। अभी ये 1 मई से लागू हुई है अपने राज्य में। समुदाय को उसके फायदे की जानकारी देना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि कोविड के दरमियान स्वच्छता सुविधाएं से लोग लाभान्वित हो सकें और अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में भी उन्हें इलाज करवाना है तो एक कैशलेस सुविधा उनको उपलब्ध होगी 5 लाख रुपए तक की, जो इस कठिन घड़ी में एक बड़ी राहत के रूप में उनके सामने है। इसकी पात्रता है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत चयनित लाभार्थी हो सकते हैं। इसमें सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 में चिन्हित व्यक्ति इसके लाभार्थी हो सकते हैं। लघु और सीमांत किसान इसके लाभार्थी होंगे, या संविदा कर्मी जो सरकार की विभिन्न योजनाओं या परियोजनाओं में कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉई हैं, वो भी इसके लाभार्थी हो सकते हैं। इन सब की 5 लाख रुपए तक का प्रीमियम सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। इसके अलावा अन्य परिवार जो हैं जो इसका लाभार्थी बनना चाहते हैं वो 850 रुपये की प्रीमियम भुगतान करके लाभार्थी बन सकते हैं। इसके लिए सरकार ने हर परिवार को कैशलेस इलाज योजना में रजिस्ट्रेशन कराने एवं आवेदन करने के लिए राज्य के सभी ई मित्र कियोस्क को निर्देशित किया है। वो बिना शुल्क के इसका आवेदन करवाएंगे
और इसकी रसीद की प्रति भी आपको देंगे, उसका भी कोई शुल्क चार्ज नहीं करेंगे, वो भी निःशुल्क होगी। स्वच्छाग्रह के 8वें कार्य में एक महत्वपूर्ण कार्य ग्राम पंचायत के संपर्क में रहते हुए विविध गतिविधियों में पंचायत के साथ समन्वय करके कार्य करना। उपरोक्त गतिविधियां भी पंचायत के समन्वय के साथ भी हो रही हैं, लेकिन कुछ वैसी भी गतिविधियां हैं जो पंचायत के साथ में रह के कार्य करने से ज़्यादा प्रभावी और उपयोगी हो सकती हैं। पंचायतों द्वारा अपने ग्राम पंचायतों को खुले में शौच मुक्त बनाने के क्रम में निगरानी समितियां बनाई गई थी। अब पंचायतें ODF हो गई तो वो निष्क्रिय सी पड़ी होंगी, उसके सक्रिय सदस्यों को भी हम इसमें जोड़ सकते हैं। वो अपने मोहल्ले में जागरूकता फैलाने में वो स्वच्छाग्रहियों के साथ मिलकर काम कर सकेंगे। उसी तरीके से स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हो सकती हैं, युवा हो सकते हैं, किशोर किशोरियां और मोतबरों की मंडली हो सकती है। उसमें से जो सक्रिय साथी हैं उनको हम जोड़ सकते हैं और प्रचार प्रसार की गतिविधियों में, जन जागृति की गतिविधियों में, उनके मोहल्ले, उनके घरों के आसपास के लोगों को जागरूक करने में उनकी मदद हम ले सकते हैं। स्वयं सेवा अभियान के लिए प्रेरित करना। आज का दौर बड़ा कठिन दौर है, इसमें हम सामूहिक श्रमदान की बात ग्राम पंचायतों एवं गांव में नहीं कर सकते। इसलिए ज़रूरी है कि हर व्यक्ति अपने घर के सामने स्वयं सेवा करे और घर और आसपास के परिवेश की साफ सफाई करे, नालियों की सफाई करे, झाड़ू लगाए, अनावश्यक कचरा एकत्रित है उसका निस्तारण करे और कोविड कचरा अगर कहीं पे एकत्रित हो रहा है तो पंचायत के संज्ञान में लाए और उसको एक जगह पे एकत्रित करके उसके निस्तारण की व्यवस्था सुनिश्चित करवाए। इसी प्रकार हम हमारे घरों को की, सड़कों की, नालियों की साफ सफाई आसानी से कर सकेंगे और हमारा गांव स्वच्छ हो सकेगा। धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमारे नए वीडियो के लेटेस्ट जानकारी के लिए बेल आइकन दबाएं।